नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर में हम बड़े ही डिटेल में डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम तक जितने भी अधिनियम हैं उन्हें हम एक क्रम से और बड़े ही विस्तार से इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ इस टॉपिक को पॉलिटी में भी पढ़ना होता है। हिस्ट्री के तहत इस टॉपिक को पढ़ने का अप्रोच बिल्कुल अलग है और पॉलिटी के तहत इस टॉपिक को पढ़ने का अप्रोच बिल्कुल अलग है। मैं ये प्रयास करूंगा कि इन दोनों को मैं जोड़ करके पढ़ाऊं, यानी जिस भी अधिनियम की मैं आपसे बात करूंगा तो उस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को हम समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो अधिनियम किन परिस्थितियों में भारत आया, उस अधिनियम के पीछे अंग्रेजों की सोच क्या थी, उस अधिनियम का महत्व क्या था, उस अधिनियम का भारतीय राजनीति या समाज पर क्या प्रभाव भी पड़ा। तो बड़े ही विस्तार से हम एक एक अधिनियम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। तो देखिए, जब हम भारत के संवैधानिक विकास क्रम की बात करते हैं तो भारत के संवैधानिक विकास क्रम को हम 2 हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम भारत में आए, इसके तहत हम 1773 से लेकर के 1853 तक के अधिनियमों को पढ़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 में भारत में एक महाक्रांति हो गई और इस महाक्रांति के कारण भारत में ब्रिटिश नीतियों में बहुत व्यापक बदलाव हुआ और जिसकी पहली शिकार बन गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत के शासन की बागडोर छीन करके ब्रिटिश संप्रभु ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत में जितने अधिनियम आए, यानी 1858 से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम तक की बात हम इस दूसरे हिस्से में करेंगे। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए हमें अगस्त आफर को पढ़ना पड़ेगा, हमें क्रिप्स मिशन को पढ़ना पड़ेगा, हमें कैबिनेट मिशन प्लान को पढ़ना पड़ेगा। तो वो पूरा एक अलग लेक्चर होगा जिसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1858 से लेके 1935 तक दूसरे हिस्से में और पहले हिस्से में 1773 से लेकर के 1853 तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ना हम शुरू करें, उसके प्रमुख प्रावधानों को हम समझना शुरू करें, उससे पहले हम इतिहास में पीछे जाना चाहेंगे और हम ये समझना चाहेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को अवश्यंभावी बना दिया। तो हम इतिहास में पीछे जाएंगे और उस समय की हम बात करेंगे जबकि BEIC का गठन हुआ। तो 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने BEIC को एक चार्टर्ड दिया और इस चार्टर्ड के द्वारा BEIC की स्थापना हुई। साथ ही साथ इसे एक अधिकार पत्र मिला कि 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। तो 1600 का जो चार्टर्ड था, जो राजलेख था, उसने BEIC की स्थापना की, एक बात। और दूसरी बात ये कि BEIC को ये अधिकार दिया गया कि वो 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकती है।
ये चार्टर्ड किसके द्वारा दिया गया? तो ये चार्टर्ड ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिया गया। 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना भारत में सूरत में स्थापित किया और इसीलिए 1613 से ही हम ये मानते हैं कि भारत में ब्रिटिश गतिविधियों का प्रारंभ हो गया, जो कि 1757 तक चलता रहा। क्योंकि 1757 में एक बहुत बड़ी घटना घट गई, इसलिए हमने 1757 तक के काल को ही इसमें शामिल किया है। तो 1613 से लेकर के 1757 तक के काल को हम ये मानते हैं कि भारत में ये काल BEIC की गतिविधियों के विस्तार का काल था। इसी काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पुर्तगालियों के साथ युद्ध हुआ, डचों के साथ युद्ध हुआ और फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हुआ। तो ये ब्रिटिश गतिविधियों के विस्तार का काल रहा 1613 से लेकर के 1757 तक। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट बनकर के आया 1757 का वर्ष, और इस 1757 के वर्ष में प्लासी के मैदान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अपने ही सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण और अन्य अधिकारियों के गद्दारी के कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान में हार गए और बहुत ही कम सैनिक और बहुत ही कम संसाधनों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत गया और सिराजुद्दौला को समाप्त भी कर दिया गया, उनकी हत्या भी कर दी गई। जैसे ही प्लासी में अंग्रेजों को विजय मिली, वैसे ही अप्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तो सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पे बिठाया, जो कि अंग्रेजों का कठपुतली ही था। तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से पूरा बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अंग्रेजों का कठपुतली अब बंगाल पर शासन करने लगा, जिसका नाम था मीर जाफर। अब जैसे ही बंगाल रूपी खजाना अंग्रेजों की अधिकारिता में आया, अंग्रेजों ने यानी BEIC ने बंगाल के खजाने को लूटना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले तो प्लासी के युद्ध की क्षतिपूर्ति के नाम पर ही बंगाल के नवनियुक्त नवाब मीर जाफर से करोड़ों रुपया वसूला गया, और इसके अलावा कंपनी के जो बड़े अधिकारी थे जैसे क्लाइव वगैरह, उन्होंने भी बंगाल के नवाब से निजी रूप से धन प्राप्त किया। तो एक तो BEIC को धन देना पड़ा बंगाल के नवाब को युद्ध क्षतिपूर्ति के नाम पर, और दूसरा जो BEIC के कर्मचारी थे, जो BEIC की नौकरी करते थे, जो बड़े अधिकारी थे BEIC के, उन्होंने भी काफी जो है धन लूटा। तो क्लाइव के बारे में यह है कि उसे काफी धन मीर जाफर द्वारा दिया गया। ठीक है, तो 1757 से ही हम ये मानते हैं कि बंगाल में खुली लूट प्रारंभ हो गई। मीर जाफर अंग्रेजों के रोज रोज पैसा मांगने से अब परेशान होने लगा। तो BEIC ने मीर जाफर को हटा करके बंगाल की गद्दी पर एक और व्यक्ति को बैठाया, जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम को भी इसी तरीके से परेशान किया गया। अंततः परेशान होकर के मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और भारत के दो बड़ी शक्तियों से उसने सहयोग मांगा। तो
एक तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। तो मीर कासिम ने एक त्रिगुट बनाया जिसमें कि बंगाल का नवाब मीर कासिम स्वयं था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड थे। तो उस समय की भारत की 3 बड़ी शक्तियों ने एक त्रिगुट बनाया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम अंग्रेजों को जो है मजा चखाएंगे। तो बक्सर के मैदान में ये युद्ध लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में भारत की तीनों बड़ी शक्तियां अंग्रेजों से परास्त हो गई। तो प्लासी की जो जीत थी वो धोखे की जीत थी, गद्दारी की जीत थी, लेकिन जो बक्सर में जीत हुई अंग्रेजों की ये एब्सोल्यूट विक्ट्री थी। इसमें कोई धोखा और गद्दारी नहीं हुई थी, इसमें आमने सामने का युद्ध हुआ था और इसमें जो है तीनों भारतीय शक्तियां हार गई। ठीक है, और जैसे ही ये हुआ कि बक्सर के युद्ध में BEIC की विजय हुई, वैसे ही पूरे पूर्वी भारत पर हम ये मानते हैं कि BEIC का अधिकार हो गया। ठीक है, पूर्वी भारत हमने इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय का जो बंगाल था, उस समय बंगाल में बिहार का भी हिस्सा था, उड़ीसा का भी हिस्सा था, आज का पूरा पश्चिम बंगाल था और आज का पूरा बांग्लादेश था। तो बंगाल जिसे हम कह रहे हैं वो असल में एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तृत था और इसीलिए हम एक प्रकार से बंगाल को पूर्वी भारत का पर्याय ही मान रहे हैं। तो जैसे ही बक्सर के युद्ध में भारत की तीनों बड़ी शक्तियां हारी, वैसे ही 1765 में इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में क्लाइव नहीं था, लेकिन 1765 में क्लाइव फिर से आया भारत में और उसने इलाहाबाद की एक संधि की और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। कहने का मतलब यह है कि जिस बंगाल को ब्रिटिशों ने बक्सर में अपने बाहुबल से जीता था, उस बंगाल पर अब सैद्धांतिक रूप से जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने भी BEIC को अधिकारिता दे दी। ठीक है, तो BEIC को यहां दीवानी बंगाल में प्रारंभ हो गई। तो 1765 से लेकर के 1772 तक जो शासन प्रणाली बंगाल में चली उसे हम कहते हैं दैव शासन प्रणाली। दैव शासन प्रणाली का मतलब यह था कि BEIC को तो राजस्व वसूलने का यानी टैक्स कलेक्शन का राइट्स था, उसी के पास मिलिट्री के राइट्स थे, सैन्य अधिकार थे और उसके पास दीवानी न्याय था यानी सिविल लॉ था। और जो बंगाल के नवाब थे उनके पास क्या था, तो उनके पास इंटरनल सिक्योरिटी थी और उनके पास जो है फौजदारी न्याय था यानी क्रिमिनल लॉ था। यानी कुल कहने का मेरे मतलब यह है कि दैव शासन व्यवस्था का मतलब कि अधिकार और उत्तरदायित्व का अलग अलग हो जाना। अधिकार और उत्तरदायित्व कभी अलग अलग रहा ही नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब अधिकार मिलता है तो उत्तरदायित्व आता है, लेकिन यहां क्या हुआ कि अधिकार सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और उत्तरदायित्व सारे बंगाल के नवाब के। तो अधिकार का उत्तरदायित्व से अलगाव हो गया, यानी जिसके पास सभी अधिकार उसके पास कोई उत्तरदायित्व नहीं और जिसके पास कोई अधिकार नहीं उसके पास सभी उत्तरदायित्व। तो यहां से बंगाल में दैव शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गया। अब कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहता हूं कि बंगाल की खुली लूट हुई और वो लूट कितनी बड़ी थी आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस कालखंड में जितने भी बड़े ब्रिटिश अधिकारी
भारत में सेवा दे करके, बंगाल में सेवा दे करके अपने देश में वापस लौट रहे थे, वो बहुत ही लग्जरियस जीवन जी रहे थे, बहुत ही शाही जीवन जी रहे थे। और स्थिति ये हो गई कि इनके ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो 5 साल 10 साल भारत में सेवा दे करके इंग्लैंड लौट रहे थे, वो इतना ज़्यादा धनी हो गए थे, इतना अधिक पैसा खर्च कर रहे थे, इतना शाही उनका जीवन हो गया था, इतना लग्जरियस लाइफ वो जी रहे थे कि इंग्लैंड में एक नया शब्द ही प्रचलन में आ गया, अंग्रेज नवाब। वो शब्द क्या था? अंग्रेज नवाब। तो ब्रिटेन के जो संभ्रांत लोग थे, उन्होंने इन्हें बड़ा ही तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखना शुरू किया और इन्हें जो है अंग्रेज नवाब कह करके वो बुलाने लगे। अंग्रेज नवाब ये जो शब्द था, ये तिरस्कारपूर्ण शब्द था और ये भ्रष्टता का द्योतक था कि अंग्रेज नवाब जिसे कहा जा रहा है, इसका मतलब उसे भ्रष्ट कहा जा रहा है। वो तिरस्कारपूर्ण शब्द था। तो इंग्लैंड में एक शब्द ही आ गया, क्योंकि लाखों लाखों रुपया लेकर के कंपनी के कर्मचारी इंग्लैंड में वापस लौट रहे थे और वहां बड़ा शाही जीवन जी रहे थे। तो इंग्लैंड के लोग ये देख रहे थे कि भारत में किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुलेआम लूट कर रही है। ये ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी, ये कोई सरकारी कंपनी नहीं थी। तो जनता की प्रतिक्रिया इंग्लैंड में काफी हो रही थी और बंगाल की खुली लूट यहां पर तो हो ही रही थी। अब इस लूट का कुल परिणाम यह हुआ कि 1770 में बंगाल में कहा जाता है कि इतिहास का भीषणतम अकाल पड़ा, जिसमें काफी बड़ी जनसंख्या समाप्त हो गई। तो 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। अब ये सब चीजों को देख करके भारत में प्रतिक्रिया तो हो ही रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, लेकिन इंग्लैंड में भी इसकी प्रतिक्रिया होने लगी, क्योंकि वहां भी सारी चीजें लोग देख रहे थे। तो ऐसे में एक आवाज तो इंग्लैंड में ये उठने ही लगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब नियंत्रित किए जाने की जरूरत है, इस पे नियंत्रण स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब वो कंपनी नहीं है जो 1600 में महारानी एलिजाबेथ से इसने चार्टर प्राप्त किया था व्यापार करने के लिए। असल में अब तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासक बनकर के बैठ गई है। ये कहां व्यापारिक कंपनी रह गई, ये तो अब शासन संचालन का कार्य कर रही है, ये तो भारत में सरकार बन गई है, ये तो पूरा का पूरा पूर्वी भारत पर अधिकार करके बैठी है। और ऐसे में इसको रेगुलेट किए जाने की जरूरत है, इसे नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। अब ये जब चर्चा चल ही रही थी और इस तरह की मनोदशा ब्रिटेन में बनी रही थी, उसी समय ये भी खबर आने लगी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 60 लाख पाउंड के कर्ज में डूबी हुई है। अब ये एक बहुत ही अद्भुत विषय था कि जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत से हजारों हजारों और लाखों लाखों रुपया लेकर के वापस इंग्लैंड जा रहे थे और बड़ा शाही जीवन जी रहे थे, और जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार के साथ ही साथ बंगाल के भू राजस्व से भी पैसा आ रहा था, बंगाल के टैक्स से भी पैसा आ रहा था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 60 लाख पाउंड के कर्ज में डूबी हुई है, वो बैंकक्रप्ट होने की स्थिति में आ गई है। तो कर्मचारी खूब धनी हो रहे हैं, कंपनी व्यापार से तो कमाई रही है, साथ ही साथ वो अब बंगाल में शासक बन करके बैठी है, वहां से वो टैक्स कलेक्शन भी कर रही है, इसके बाद भी कंपनी पर 60 लाख पाउंड का कर्ज है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी अव्यवस्था है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत बड़ी अव्यवस्था है। और जब
ये मामला आया 1772 में धीरे धीरे कि 60 लाख पाउंड के कर्ज में है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा। और जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा, वैसे ही अब एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का कुछ हिसाब तो करिए, आखिर ये चल क्या रहा है। कंपनी व्यापार से भी कमा रही है, कंपनी टैक्स कलेक्शन भी कर रही है, उसको रेवेन्यू भी आ रहा है बंगाल से, उसके बाद ये स्थिति आखिर कैसे है। और इस सीक्रेट कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर अब ये तय हो गया कि नहीं, अब जो है संसदीय नियंत्रण को प्रारंभ करने की जरूरत है, कुछ रेगुलेशन लाने की जरूरत है, और इसी के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया। तो ये पूरी कहानी आपको क्लियर होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो अब आ जाइए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। तो देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसने कंपनी की गतिविधियों को 2 जगह पर नियंत्रित किया, एक तो भारत में और एक इंग्लैंड में। कैसे हुआ उसको देखें, उससे पहले इसके टाइटल को हम देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का क्या टाइटल था उसे आइए पढ़े। एन एक्ट फॉर इस्टेब्लिशिंग सर्टेन रेगुलेशन फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज वेल इन इंडिया एज इन यूरोप। तो 2 जगहों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया। क्या लिखा है? इंडिया और इन यूरोप। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि यूरोप में क्या किया गया। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कोर्ट ऑफ प्रोपराइटरशिप होता था, यानी ये शेयर धारक थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटरशिप, स्वामियों का अधिकरण इसको कहते हैं। तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटरशिप अपने में से ही 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनते थे, यानी निदेशक मंडल चुनते थे। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, कार्यपालिका थी। यही जो है उसके कार्यों को संचालित करते थे और यही जो है फाइनल अथॉरिटी थी। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटरशिप में से चुन करके 24 निदेशक हर वर्ष बनाए जाते थे। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटरशिप का हिस्सा वही होगा जो कि 500 प्रतिवर्ष शेयर का मूल्य जिसके पास हो, यानी 500 पाउंड का शेयर धारक हो। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत 500 से 1000 कर दिया गया। कहा गया कि निदेशक मंडल के चुनाव में वही व्यक्ति हिस्सा लेगा जिसके पास 1000 पाउंड का शेयर मूल्य हो। कुल 24 डायरेक्टर्स चुने जाएंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल चुने जाएंगे। पहले इनका चुनाव हर वर्ष होता था, लेकिन अब यह कह दिया गया कि नहीं, 4 वर्ष के लिए ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाएंगे, जिसके 1/4 सदस्य हर वर्ष क्या हो जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। यानी हर वर्ष 1/4 नए सदस्य रिटायर होंगे और 1/4 नए सदस्य चुने जाएंगे, और कार्यकाल जो निदेशक मंडल का होगा वो 4 साल के लिए होगा। वोटर वही होगा जिसके पास 1000 पाउंड हो। तो ये काम तो किया गया ब्रिटेन में। ठीक है, निदेशक मंडल ही यहां से ध्यान रखिए कि कंपनी की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। ये समझ में आ गया। अब भारत में क्या किया गया उसको समझ लीजिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई। तो ये पहले ही लाइन में हम ये महत्व बताना आपको चाहते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का महत्व क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सबसे महत्वपूर्ण महत्व ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अब संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के नियंत्रण की शुरुआत हो गई। अच्छा, और क्या हुआ? तो बंगाल
के जो गवर्नर थे अब उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस पद पर जो प्रथम व्यक्ति नियुक्त हुए उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो केवल इसके नाम में ही परिवर्तन नहीं किया गया बल्कि इसकी अधिकारिता भी बदली और मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। तो देखिए अब तक यानी 1773 तक 3 मेजर प्रेजेंस अंग्रेजों की यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में थी, मद्रास, बंबई और बंगाल। बंगाल के तो एक बहुत बड़े भूभाग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो बंगाल काफी मजबूत था हर लिहाज से। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी यानी मद्रास प्रेसिडेंसी यानी बंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है, ये तीनों प्रेसिडेंसियां आपस में अलग अलग थी और भारत में कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो इन तीनों के ऊपर हो। तो इन तीनों के ऊपर केवल और केवल कौन था? निदेशक मंडल था जो कि इंग्लैंड में बैठता था। भारत में इन तीनों की शक्तियां क्या थी? बराबर थी। इनके प्राधिकार क्या थे? बराबर थे और तीनों आपस में समान महत्व रखते थे। और भारत में इन तीनों को कंट्रोल करने वाली इकाई नहीं थी, ये तीनों ही अलग अलग निदेशक मंडल से बात करते थे। तो ये बात जो है ठीक नहीं लगी। तो ये हुआ कि केंद्रीयकरण करने का काम है। तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब एक नया पद नाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी इनसे पृथक कर दिया गया। पहले मद्रास का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर और बंबई का गवर्नर। अब इसके पद नाम को बदला गया, इसके टाइटल को बदला गया। अब इसे क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो जैसे ही ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना वैसे ही ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बंबई प्रेसिडेंसी थी ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। या इसे ही दूसरे शब्दों में हम कहें तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर हो गए। ठीक है, तो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। तो हम ये कहते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत कर दी और ये स्पष्ट कर दिया कि भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वो बंगाल के गवर्नर जनरल में निहित है और मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगी। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी होंगी। तो अब भारत में जो सुप्रीम अथॉरिटी था वो ये था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये अब सुप्रीम अथॉरिटी हो गया। अब मद्रास और बंबई के गवर्नर्स इसके नीचे हो गए। ठीक है, और क्या हुआ? तो शासन संचालन हेतु 4 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई। शासन संचालन हेतु 4 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, काउंसिल बनाई गई, जिसे सपरिषद गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो शासन संचालन हेतु 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल में 4 सदस्य थे। कौन कौन? तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बर्वेल। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को शासन संचालन में सहायता देने के लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसमें कुल 4 मेंबर थे और एक गवर्नर जनरल को मिलाकर के कुल 5 हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जो शासन का संचालन होगा, भारत के शासन का जो संचालन होगा वो कौन करेगा? तो वो सपरिषद गवर्नर जनरल करेंगे। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल करेगी, यानी गवर्नर जनरल और काउंसिल मिलकर के करेंगी। और इस काउंसिल में कितने मेंबर हैं?
तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बर्विल। ठीक है, तो कोई भी निर्णय गवर्नर जनरल नहीं लेंगे बंगाल के, बल्कि ये चारों लोग मिल करके लेंगे, गवर्नर जनरल को मिलाकर के 5 लोग। ठीक है, अब यहां पे ये समझिए कि ये 4 सदस्यीय जो परिषद थी, इसमें निर्णय बहुमत से हो सकता था। निर्णय बहुमत से यानी कि इस 4 सदस्यीय परिषद जिसमें गवर्नर जनरल को मिलाकर के 5 लोग होते थे, इसमें कोई भी निर्णय बहुमत से होगा, मेजॉरिटी से लिया जाएगा। ठीक, और दूसरा ये कि बंधनकारी होगा, यानी परिषद ने जो भी निर्णय लिया वो गवर्नर जनरल को मानना ही होगा, ये भी व्यवस्था इसमें कर दी गई। तो गवर्नर जनरल स्वतंत्र अधिकारिता नहीं रख रहा था, बल्कि परिषद जो चाहे वही गवर्नर जनरल कर सकता था। हालांकि गवर्नर जनरल को 2 वोट दिए गए थे। पहला तो उसे सामान्य वोट मिला था और दूसरा यह था कि उसे एक अध्यक्षीय वोट दिया गया था, प्रेसिडेंशियल वोट भी उसके पास था। लेकिन कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाता था और गवर्नर जनरल को मानना ही था। तो अगर परिषद ने बी कह दिया तो गवर्नर जनरल ए नहीं कह सकते थे। ठीक है, अच्छा, और क्या हुआ? तो बीईआईसी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। हमने उन विसंगतियों की बात की अभी, कैसा कैसे था कि कंपनी घाटे में है और कंपनी के कर्मचारी मालामाल हो रहे हैं। तो देखिए, बीईआईसी के जो कर्मचारी होते थे भारत में, वो अपना निजी व्यापार भी करते थे। तो अब यह कहा गया कि बीईआईसी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, इनको निजी व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। आप कर्मचारी हैं कंपनी के, आप जो है केवल कंपनी का कार्य करिए, यहां पे व्यापारी मत बनिए। एक और काम किया गया कि भारतीयों से उपहार दान ये नहीं लेना है, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया कि भारतीयों से कोई उपहार दान नहीं लेना है। और क्या किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके की प्रथम मुख्य न्यायाधीश इल्जाह इम्पे बने और अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट। तो ये सारी चीजें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई। कुछ चीजें हमें समझना है, उससे पहले हम थोड़ा सा प्रश्नों की प्रकृति को समझ लें कि किस प्रकार से प्रश्न इस अधिनियम से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि 17 रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया। ठीक है, इसके अलावा यह पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई? तो उसका भी उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि ये जो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद थी, जिसमें कुल 4 काउंसलर्स थे, इनके नाम क्या थे? तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बर्विल। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत बार पूछा गया है कि बीईआईसी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस अधिनियम के माध्यम से लगाया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसी को आगे बढ़ा के पूछ लिया जाएगा कि भारतीयों से उपहार दान आदि लेना को कब प्रतिबंधित किया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उसका उत्तर है। और ये पूछा जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और किस वर्ष हुई? तो 1774 में हुई। इस
सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कई बार पूछा गया है, तो उसका उत्तर है इल्जाह इम्पे। और यह भी याद रखना है कि इसमें कुल 3 कनिष्ठ न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। ठीक है। इसके अलावा बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इसका उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और यह भी पूछा जाता है कि कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो उसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग। तो देखिए, ये जो पदनाम है, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, ये सब हम अब यहीं पे समझ लेना चाहेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इस कंफ्यूजन को अब यहीं पे दूर करना चाहूँगा और उसके बाद फिर से हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे आएंगे। कुछ और विषय को हमें जो है समझना है। ठीक है, तो आइए, तो अब हम ये समझना चाहते हैं कि जो विभिन्न पदवियाँ, उपाधि आप कहें, टाइटल्स, नेमेक्लेचर का जो प्रयोग हुआ है भारत में, वो किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। तो देखिए, 1773 से लेकर के 1833 तक जिस पदवी का प्रयोग किया गया, उस पदवी का नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या नाम था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसका केवल नाम ही नहीं बदला, पहले इसका नाम था बंगाल का गवर्नर, तो इसका केवल नाम ही नहीं बदला बल्कि इसकी अधिकारिता भी बदल गई। और अब ये भारत में क्या था? सर्वोच्च पदाधिकारी था। ये सर्वोच्च शक्ति इसके पास थी, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के ऊपर हो गई थी। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल हो गया, तो मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर उसके नीचे हो गए। ठीक है, तो इसका नाम बदला, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया और इसकी अधिकारिता भी बदली। तो कौन व्यक्ति पहला बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ? तो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। तो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो किस अधिनियम के माध्यम से वारेन हेस्टिंग को यह पता चला कि अब वो बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और किसने इसकी नियुक्ति की? तो इसकी नियुक्ति किया BEIC ने, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो 1773 से लेकर 1833 तक भारत में जो सर्वोच्च पदाधिकारी था, जो सुप्रीम अथॉरिटी था, उसे हम जानते थे बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से। 1833 से लेकर के 1858 तक, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, अब तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, तो 1833 में ही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो हमने महीना नहीं लिखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो 1833 से लेकर 1858 तक जिस पदवी का प्रयोग किया गया, उस पदवी का नाम था भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। तो इसका केवल नाम नहीं बदला बल्कि इसकी अधिकारिता भी बदली। और जब हम 1833 के अधिनियम को पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जिस केंद्रीयकरण की शुरुआत की गई थी, वो 1833 के अधिनियम में अपने शिखर पर चला गया, यानी सर्वोच्च पराकाष्ठा हो गई। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के कानून बनाने की अधिकारिता को भी छीन लिया गया। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे तो इसका केवल नाम ही नहीं बदला बल्कि इसकी अधिकारिता भी बदली। और कौन व्यक्ति प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था? तो विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो विलियम बेंटिंग को किस
अधिनियम ने बताया कि वो जो है अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया है, तो 1833 के चार्टर ने इसको ये सूचना दी कि अब जल्दी से जो है अपना नाम बदल लो, तुम भारत के गवर्नर जनरल हो गए हो। ठीक है, किसने इसकी नियुक्ति की? BEIC ने की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। अब आते हैं 1858 से ही बात करते हैं, क्योंकि 1857 में जैसा कि हम जानते हैं 1857 की महान क्रांति हो गई, और 1857 की महान क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियों में बहुत व्यापक बदलाव हुआ, और जो भारत था वो प्रत्यक्ष ब्रिटिश संप्रभु के नियंत्रण में चला गया, यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में चला गया, यानी ब्रिटिश राजा और रानी के नियंत्रण में चला गया। ठीक है, तो 1858 से लेकर के 1947 तक भारत में जिस पदवी का प्रयोग किया गया उसे कहा गया भारत के वायसराय। उसे क्या कहा गया? भारत के वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। किस अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया था? तो 1858 के अधिनियम से के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया था। और इसकी नियुक्ति किसने किया था? तो अब ब्रिटेन के शासक ने इसकी नियुक्ति की, क्योंकि BEIC की अधिकारिता भारत से समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो अब जिस पदवी का प्रयोग हुआ वो भारत के वायसराय पदवी का प्रयोग हुआ। लेकिन मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी केवल भारत के वायसराय इस नामावली का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि गवर्नर जनरल एंड वायसराय ये पूरा वर्ड था। हालांकि आपके समझने के लिए मैंने केवल वायसराय लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये पूरा टाइटल था गवर्नर जनरल एंड वायसराय। तो जब ब्रिटिश भारत के कार्यों को करना हो तो ये गवर्नर जनरल है, और जब प्रिंसली स्टेट्स से रिलेटेड वर्क इनके पास आया तो ये वायसराय थे। कुल मिलाकर के ये वायसराय का मतलब था कि ये भारत में ब्रिटिश संप्रभु, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा या रानी के क्या थे? प्रतिनिधि थे, उसके रिप्रेजेंटेटिव थे वायसराय। ठीक है, लेकिन केवल वायसराय नहीं थे, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। ठीक है, अब 1947 से लेकर के 1950 तक फिर से जिस पदवी का प्रयोग किया गया उसका नाम था भारत के गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिए, भारत के गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि अब 1947 से जो ब्रिटिश क्राउन का दावा था वो भारत में समाप्त हो गया। भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन बन गए। ठीक है, तो अब जो है 1947 से 1950 तक फिर से जो पहले चल रहा था 1833 से 1858 तक, वही यहां पे दोहरा दिया गया, यानी अब फिर से कहा गया भारत के गवर्नर जनरल। और इस पद पर जो व्यक्ति बैठे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंतिम आखिरी वायसराय थे और पहले गवर्नर जनरल थे इस परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, 1947 के बाद के परिप्रेक्ष्य में। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे, और सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय थे जो कि गवर्नर जनरल बने, और वो आखिरी गवर्नर जनरल थे। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, हम डोमिनियन से एक गणतंत्र बन गए, तो हमने गवर्नर जनरल इस पद को समाप्त कर दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया। तो गवर्नर जनरल का मामला समाप्त हो गया। ठीक है, तो 1947 से 1950 के बीच जिस
पदवी का प्रयोग हुआ उसका नाम था भारत के गवर्नर जनरल। प्रथम था लॉर्ड माउंटबेटन। जिस अधिनियम से लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय से गवर्नर जनरल बनाया गया वो अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और किसने इसकी नियुक्ति की थी? तो ध्यान रखिए, अभी भी ब्रिटेन के शासक ही नियुक्त करते थे। तो ब्रिटेन के शासक ने नियुक्त किया लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1947 के बाद के परिप्रेक्ष्य में आखिरी वायसराय, और सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल बने और अंतिम गवर्नर जनरल। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया। तो ये पूरा समझ में आ गया। अब इससे आप अगर प्रश्नों को देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं, और एक ही जगह हमने इकट्ठा करके इसे समझ लिया तो अब जो है इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब आ जाइए फिर से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। कुछ हमें और भी बातें करनी है और उन बातों को करने के लिए हमने जो भी इस पे ये सब किया है उसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, हमने बात किया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, लेकिन इसके सर पे यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के सर पे एक परिषद को बिठा दिया गया जिसका कि निर्णय बंधनकारी था, बाइंडिंग था। उसके निर्णय से बाहर गवर्नर जनरल नहीं जा सकते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि गवर्नर जनरल वर्सेस उनकी काउंसिल हो गया। अब आपस में ही ये लोग लड़ने लगे। अब जैसा कि बताया जाता है कि फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसन ये तीनों के तीनों वारेन हेस्टिंग के विरोधी थे, इसको परेशान करते थे। केवल बरवेल ही उसका समर्थक था, ठीक है। ये बातें मैं ये बता रहा हूं कि इस अधिनियम से क्या परेशानियां हुई और आगे जो अमेंडिंग्स एक्ट आएंगे वो इन परेशानियों को कैसे दूर करेंगे। तो सबसे पहली परेशानी ये कि गवर्नर वर्सेस उसकी काउंसिल हो गया। तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन ये तीनों के तीनों विरोध करते थे वारेन हेस्टिंग का, ठीक है। बरवेल ही केवल उसका समर्थक था। तो शासन संचालन में क्या होने लगा? कठिनाई होने लगा। वारेन हेस्टिंग की तो हालत खराब कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब इस सुप्रीम कोर्ट की तो स्थापना कर दी गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्या होगी और यह भी नहीं स्पष्ट किया गया कि यह किस कानून के अनुसार निर्णय देगी। वो ब्रिटिश कानून होगा या भारतीय कानून होगा। इसके अलावा परिषद जो थी, काउंसिल थी, ये दोनों काम करती थी। लेजिस्लेचर का भी काम करती थी यानी कानून भी बनाती थी, और ये एग्जीक्यूटिव भी थी यानी प्रशासन भी करती थी। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये काउंसिल दोनों का कार्य करती थी, ठीक है। तो परिषद द्वारा बनाए गए कानून न्यायालय में लागू करना सुप्रीम कोर्ट की इच्छा पर था। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो काउंसिल के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कर सकता था, नहीं भी लागू कर सकता था, ये उसकी इच्छा पर था। तो यहां पर क्या हो गया? काउंसिल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल वर्सेस काउंसिल हो गई, उसके बाद काउंसिल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। ये परेशानियां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थी। तो हमने ठीक प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के, जिसे एक और नाम से भी जाना गया बंगाल जुडिकेचर
एक्ट 1781, बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले तो यही स्पष्ट किया गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में स्थापित की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश इल्जाह इम्पे थे, उसकी अधिकारिता होगी कलकत्ता के सभी नागरिकों के ऊपर। तो पहले तो ये हुआ कि उसकी अधिकारिता डिफाइन की गई। दूसरा ये कि जो भी प्रतिवादी होगा उसके निजी कानून को ही लागू किया जाएगा। यानी कोई अगर हिंदू है तो हिंदू विधि परंपराओं में क्या है, किसी भी दंड का के सजा का प्रावधान क्या है, आदि आदि, मुस्लिम विधि में क्या है, तो निजी जो कानून होगा प्रतिवादी का वही लागू होगा, ये चीज। और क्या किया गया, तो इस अधिनियम द्वारा भारत में सरकार को सहयोग देने, राजस्व के नियमित संकलन तथा भारतीयों के प्राचीन विधियों तथा परंपराओं को मान्यता देने पर बल दिया गया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रतिवादी का निजी कानून। कंपनी के कर्मचारी, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ, कंपनी के कर्मचारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर हो गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट बना था, अगर कोई भी बीईआईसी का कर्मचारी बीईआईसी के कार्य को कर रहा है तो ठीक है, कार्यों के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता बीईआईसी के लिए किए गए किसी काम को लेकर के। तो अब यहां पे क्या किया गया, यहां पे जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को बचाया जा रहा है। ठीक है, इन सब चीजों को ऐसे जोड़ के समझते हुए चलिए। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो देखिए 1781 के बंगाल जुडिकेचर एक्ट में तो समझ लेना हमें ये कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है उसी का नाम बंगाल जुडिकेचर एक्ट है, पहला। दूसरा ये कि किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की प्राचीन विधियों तथा परंपराओं को मान्यता देने पर बल दिया गया, तो इसका उत्तर है 1781 का अधिनियम। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें पूछा जाता है कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया, और कंपनी के कर्मचारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से किस अधिनियम द्वारा बाहर कर दिए गए। ठीक है, तो ये अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पिट्स के इंडिया एक्ट 1784 की। ठीक है, इससे पहले कुछ बातों को हम समझना चाहेंगे। तो पिट्स के इंडिया एक्ट 1784 से पहले फॉक्स का एक इंडिया बिल आया हाउस ऑफ कॉमन्स में। ब्रिटेन में संसद के दो सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में फॉक्स का एक इंडिया बिल आया, और उस इंडिया बिल में मोटे तौर पे ये प्रावधान था कि बीईआईसी की राजनीतिक शक्तियों और सैनिक शक्तियों को एक 7 कमिश्नर्स के बोर्ड को सौंप देना चाहिए। तो एक बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें 7 कमिश्नर्स हों, और उस बोर्ड को ही ये सौंप देना चाहिए कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं और जो उसके जो है सैनिक शक्ति है। और व्यापारिक कार्य के लिए ये कहा गया कि इन्हीं 7 कमिश्नर्स में से, जो 7 कमिश्नरों की बोर्ड है, उसी के नीचे 9 जो है उपनिदेशकों को बैठाइए। तो एक 9 उपनिदेशकों का बोर्ड बना दीजिए। ठीक है, एक असिस्टेंट सेक्रेटरीज के बोर्ड बना दीजिए जिसमें 9 सेक्रेटरी हो, जिसमें कि 9 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो। ठीक है, इन लोगों को व्यापारिक कार्य की जिम्मेदारी दीजिए। ठीक है, अब इस बिल के पास होने का मतलब यह था कि अगर ये बिल ब्रिटेन की संसद में पास हो जाता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो जाती। तो ये बिल हाउस ऑफ कॉमन्स से तो पास हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि उच्च सदन है ब्रिटेन का, उसमें ये बिल गिर गया। और ये बिल गिरा, इसी के साथ
लॉर्ड नाथ और फॉक्स की मिलीजुली जो सरकार थी वो भी गिर गई, इस्तीफा देना पड़ा उन लोगों को। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये पहला और अंतिम मौका था जब भारत के विषय पर ब्रिटेन में कोई सरकार गिर गई हो या उसका इस्तीफा हो गया हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद फॉक्स के इंडिया बिल के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स का भारत अधिनियम 1784। तो आइए एक एक करके समझे। तो इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पूरा नाम विलियम पिट द यंगर। तो इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसीलिए इसे पिट्स का भारत अधिनियम भी कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा गया। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट इसे क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया। अच्छा, क्या प्रावधान थे इसके, इसको समझ लीजिए। तो पहला तो ये कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग करिए। अब कंपनी के पास बहुत बड़ा भूभाग भारत में आ गया है शासन करने के लिए, और ऐसे में कंपनी के राजनीतिक कार्य को एकदम अलग करिए और व्यापारिक कार्य को एकदम अलग करिए। ठीक है, अब ये आप समझिए कि कंपनी के तीव्र विस्तार का काल है। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया है, मंगलौर की संधि हो गई है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार समाप्त हो गया है। ठीक है, समझते हुए चलिए, अभी हम आते हैं इस पे। ठीक है, तो कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग करिए, और अलग अलग करने के लिए क्या किया गया कि इंग्लैंड में दो संस्थाएं आ गई। पहले कौन थी, अभी तक कौन थी, हमने बात किया निदेशक मंडल था। ठीक है, 24 सदस्यीय निदेशक मंडल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इंग्लैंड में बैठते थे, वो शासन का संचालन करते थे। अब क्या कहा गया, अब यह कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग किया जाए, यानी इस अधिनियम के माध्यम से अलग अलग कर दिया गया। कैसे, तो यह कहा गया कि व्यापारिक कार्य तो निदेशक मंडल देखे, व्यापारिक कार्य कौन देखे, निदेशक मंडल देखे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखे जो 24 सदस्य हैं वो व्यापारिक कार्य देखे, लेकिन अब उन्हें जो है राजनीतिक कार्य नहीं देखना है। उसे कौन देखेगा, तो राजनीतिक कार्य के लिए एक 6 सदस्यीय परिषद बना दी गई जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब दो संस्थाएं होंगी, अभी तक एक ही थी, कौन, तो निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी सीओडी, और अब एक नई संस्था आ गई जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बीओडी। ठीक है, तो व्यापारिक कार्य कौन करेगा, देखेगा, तो निदेशक मंडल देखेगा। पहले व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्यों को कौन देखता था, निदेशक मंडल ही देखता था। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया कि व्यापारिक कार्य के लिए एक अलग अथॉरिटी बना दी गई और राजनीतिक कार्य के लिए एक अलग अथॉरिटी बना दी गई। तो व्यापारिक कार्य किसको सौंप दिया गया, तो व्यापारिक कार्य सौंप दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक, अब राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, इसमें कुल 6 मेंबर थे। आइए इनको समझ लें। तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर, बहुत जगह पढ़ते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ये क्या है, तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर है ब्रिटेन का वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर। ठीक है, राज्य सचिव और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। प्रीवी काउंसिल यानी वो काउंसिल जो ब्रिटिश संप्रभु को, ब्रिटिश क्राउन को सलाह देती है। ठीक है, तो 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य प्लस राज्य सचिव प्लस चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ये समझते हुए चलिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई, अब धीरे धीरे उसे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा, इसे यानी नियंत्रण बोर्ड जिसे हिंदी में हम कहते हैं,
इसे ये अधिकारिता दी गई कि ये बीईआईसी के अभिलेखों की यानी बीईआईसी के रिकॉर्ड्स की ये जांच कर सकता था। तो नागरिक, सैन्य और राजस्व, इन तीनों तरह के रिकॉर्ड्स की जांच कर सकता था कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण मंडल। ठीक है, तो व्यापारिक कार्य कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। राजनीतिक कार्य कौन देखेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इसमें कितने मेंबर होंगे? 6 सदस्य होंगे। और इसमें कितने मेंबर होंगे? तो 24 तो थे ही। ठीक है, अब क्या किया गया? दैव शासन व्यवस्था की शुरुआत। इसी को हम क्या कहते हैं? दैव शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। यानी अब भारत पर शासन करने के लिए 2 अथॉरिटी है। दैव शासन व्यवस्था पहले एक ही थी, लेकिन अब व्यापारिक कार्य के लिए निदेशक मंडल हो गया और राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। यानी भारत में दैव शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। 2 अथॉरिटी अब भारत पे अलग अलग शासन कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया? तो गवर्नर जनरल की परिषद को 3 सदस्यीय कर दिया गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमने बात किया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक विसंगति ये थी कि गवर्नर जनरल पर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के काउंसलर थे वो हावी थे। तो अब यह कर दिया गया कि 3 सदस्य इसमें कर दिए गए, यानी 4 से 1 कम कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुल 4 काउंसलर थे, अब यहां 3 काउंसलर कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल के पास 2 वोट होता था, एक तो सामान्य वोट मिलता था उसे और दूसरा वोट उसके पास होता था प्रेसिडेंशियल वोट, क्योंकि जो काउंसिल थी उसका प्रेसिडेंट यानी उसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल ही होता था बंगाल का। तो ऐसे में गवर्नर जनरल को थोड़ा सा जो है परिषद से मजबूत किया गया कि एक भी सदस्य को अगर गवर्नर जनरल अपने तरफ मिला लेगा तो वो अपना निर्णय चला लेगा। ध्यान दीजिए कि ये काल जो है 1784 का, ये भारत में तेजी से ब्रिटिश विस्तार का काल है। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हो गया है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में इस समय तेजी से डिसीजन लेना होगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, और ऐसे में कोई कुछ कह रहा है तो इससे नहीं होगा। गवर्नर जनरल को मुक्त रखना होगा निर्णय लेने में, क्योंकि फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी होगी, क्योंकि यह तेजी से ब्रिटिश विस्तार का काल भारत में चल रहा है। ठीक है, तो कौन सा प्रोविजन क्यों किया गया ये मैं समझाते हुए आपको चल रहा हूं असल में। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की परिषद को 3 सदस्यीय कर दिया गया। यहीं से मैं बता रहा हूं गवर्नर जनरल की जो ये परिषद है इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि इसी परिषद से फिर जाकर के विधान परिषद निकल जाएगी। तो एकदम समझते चलिए और सबको याद करते चलिए। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। समझ लीजिए, तो स्पष्ट रूप से मैंने क्या कहा कि संसदीय नियंत्रण की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई। 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक कार्य के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना गया, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन है? तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर है, राज्य के सचिव हैं और 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर्स हैं, यानी कुल मिलाकर के ये जो है ब्रिटिश सरकार के ही लोग हैं। ठीक है, और उसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से, या इसका हम ये कहें कि इसका महत्व क्या था, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का दावा ठोका गया। तो ये भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था, और इसका शीर्षक क्या था? भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। तो इसका टाइटल ही था भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया या ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कहा गया? तो यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो जीते गए क्षेत्र भारत में हैं, वो क्षेत्र भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र हैं।
ठीक है, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र है। तो आइए थोड़ा प्रश्नों की हम बात करें। तो पिट्स का इंडिया एक्ट के नाम का सोर्स पूछा जा सकता है, तो चूंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने इसको प्रस्तुत किया था तो हम इसको समझ लिए हैं। किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो उत्तर है पिट्स का इंडिया एक्ट। ठीक है, तो राजनीतिक कार्य जिस संस्था को दिया गया उसका नाम क्या था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कितने मेंबर होते थे? तो 6। निदेशक मंडल का क्या क्या कार्य था इस अधिनियम के माध्यम से हो गया? तो व्यापारिक कार्य था इनके पास भैया। इनका नाम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इसमें कितने सदस्य थे? तो 24 थे, 24 थे। अच्छा, किस अधिनियम द्वारा भारत में दैव शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई? तो 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में दैव शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद को 3 सदस्यीय किस अधिनियम द्वारा कर दिया गया? तो 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। ठीक है, और यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि किस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र BIC के क्षेत्र को कहा गया? तो 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट हमारा ये उत्तर है। इतनी बात हमें स्पष्ट है, तो अब हम आगे बढ़ जाना चाहेंगे। तो अब हम बात करते हैं 1786 के अधिनियम की। तो देखिए, इस अधिनियम के बारे में ये कहा जाता है कि ये अधिनियम केवल और केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाए या उसे बंगाल के गवर्नर जनरल बनाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का दायित्व भी प्रदान कर दिया गया। तो बंगाल के जो गवर्नर थे वो अब कमांडर इन चीफ हो गए, तो ये मुख्य सेनापति भी हो गए। तो इसका मतलब है कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल में। तो जो मिलिट्री पावर है उसके भी ये जो है सर्वोच्च अधिकारी हो गए, कमांडर इन चीफ हो गए। ठीक है, तो कहा जाता है कि कॉर्नवालिस ने यह मांग रखी थी कि मुझे जो है अगर बंगाल के गवर्नर जनरल बना रहे हैं तो मुख्य सेनापति की भी शक्तियां चाहिए, तभी मैं भारत में जाके इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। तो इसके लिए ये आया था। ठीक है, और क्या किया गया? तो अब यह कहा गया कि अब गवर्नर जनरल यानी 1786 के बाद से अब गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था तथा अपने निर्णय को लागू कर सकता था। तो 1786 के अधिनियम ने पूरी तरह से बंगाल के गवर्नर को उसकी काउंसिल से स्वतंत्र कर दिया। अब विशेष परिस्थितियों में बंगाल का गवर्नर भी कह सकता है अगर उसकी परिषद, उसकी काउंसिल एक कह रही हो तब भी। यानी काउंसिल अब कुछ भी कह सकती थी और गवर्नर कुछ भी कर सकता था। काउंसिल का निर्णय बाइंडिंग नहीं रहा, बंधनकारी नहीं रहा। अब यहां पे मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हर जगह हमें यह पढ़ने को मिलता है कि कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बंगाल का बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया, लेकिन यहां पे यह है कि यह बहुत तेजी से ब्रिटिश विस्तार का काल चल रहा है भारत में। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध और फिर द्वितीय तृतीय मराठा युद्ध, ये सब होने वाले हैं और बहुत अन्य युद्ध और संधियां भारत में चल रही हैं इस काल में। इसी काल में तो बहुत तेजी से विस्तार हुआ है, ब्रिटिश विस्तार भारत में। ठीक है, तो ऐसे में यह है कि एक सर्वोच्च अथॉरिटी की जरूरत है और इसीलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति भी बना दिया गया, कमांडर इन चीफ भी इसी को बना दिया गया। और यह भी कह दिया गया कि अब जो है ये परिषद वर्सेस गवर्नर जनरल ये नहीं चल पाएगा। अभी गवर्नर जनरल को बहुत
फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी होगी और इसलिए इसको स्वतंत्रता दीजिए। तो ये चीज, तो अब इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो पहला तो ये कि बंगाल के गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का दायित्व भी किस अधिनियम द्वारा प्रदान कर दिया गया? तो 1786 का अधिनियम। इसके अलावा यह भी कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था या निर्णय को नहीं भी मान सकता था, यह अधिकारिता गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा मिली? तो उसका भी उत्तर है 1786 का अधिनियम। तो अब ये देखिए, हमने 1781 के बंगाल जुडिकेचर अधिनियम की बात की हो या 1786 के इस अधिनियम की बात की हो, मूलतः हमने ये दोनों अमेंडिंग एक्ट की तरह ही थे। आधारभूत एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट ही है। ठीक है, अब हम आ गए चार्टर्ड एक्ट 1793। तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। देखिए, जैसे ही 1773 से संसदीय नियंत्रण की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी पे हुई, वैसे ही 20-20 साल के लिए चार्टर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाने लगा। तो जैसे कि हम पासपोर्ट बनवाते हैं या तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें एक रिन्यूअल डेट होता है कि ये 10 वर्ष के लिए वैध है, 20 वर्ष के लिए वैलिड है, उसके बाद उसे रिन्यू कराना होता है। ठीक है, उसी तरीके से 20-20 वर्षों के लिए चार्टर्ड दिया जाता था। ठीक है, तो पहला चार्टर्ड 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1793 का ये जो है चार्टर्ड, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कुछ नहीं करना है। ये जो अमेंडिंग्स एक्ट आए हैं, 1781 का बंगाल जुडिकेचर एक्ट या 1786 का अधिनियम या पीट्स के का भारत अधिनियम, इनको अगर हटा दे तो 1773, 93, 13, 33, 53, उसके बाद 1857 की महान क्रांति। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनर्जीवित किया गया कि 20 साल के लिए आपका बढ़ गया लाइसेंस। और क्या किया गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना? 1784 के पीट्स के इंडिया एक्ट द्वारा बना। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन कहां से दिया जाएगा? तो भारतीय कोष से दिया जाएगा। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है कहां पे? तो ये इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में बैठी किसी संस्था को भारतीय कोष से वेतन दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय होगा आगे, तो भारत के राष्ट्रवादी इसका विरोध करेंगे कि लंदन में बैठी हुई किसी संस्था को भारत के कोष से वेतन क्यों दिया जाएगा, और फिर दादा भाई नौरोजी आएंगे, वो धन निष्कासन का सिद्धांत देंगे। ठीक है, तो इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात किया वो समझ ले। ठीक है, एक बार हम दोहरा ले। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को बड़े विस्तार से समझा। हमने ये समझा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर बना दिया गया। इसका नाम ही नहीं बदला, बल्कि इसकी अधिकारिता को भी बदला गया, और मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। शासन संचालन हेतु 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। सभी जो काउंसलर्स थे उनके नाम को भी हमने देखा, और हमने ये भी समझा कि असल में एक प्रकार से बंगाल के गवर्नर जनरल के ऊपर परिषद उसके सर पे बिठा दी गई या थोप दी गई, या गवर्नर जनरल को परिषद से बांध दिया गया। बड़ा परेशान रहा वारेन हेस्टिंग इससे।
ठीक है। बीआईसी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक दिया गया। भारतीयों से उपहार, दान आदि लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश इल्जाह इम्पे थे। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। अब इसके बाद हमने जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, और 1947 के बाद भारत के गवर्नर जनरल, ये पूरा जो नामावली है उसको हमने ठीक प्रकार से समझ लिया। इसके बाद हमने बात की एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं में हमने देखा कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, और कंपनी के कर्मचारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से क्या हो गए, बाहर हो गए। इसके बाद हमने जो है पिट्स के इंडिया एक्ट की बात की। हमने ये बात किया कि पिट्स के इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में दैव शासन व्यवस्था का प्रारंभ हो गया। तो अब कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो पिट्स के भारत अधिनियम के माध्यम से यह किया गया। तो व्यापारिक कार्य जिस संस्था को देखना था उसका नाम था निदेशक मंडल, कुल 24 सदस्य थे निदेशक मंडल, और राजनीतिक कार्य जिस संस्था को देखना था उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसमें कुल 6 सदस्य थे। उन 6 सदस्यों का ब्रेकअप क्या था वो भी हमने देखा। गवर्नर जनरल की परिषद जो 4 सदस्य थी, असल में उसे अब 3 सदस्यीय कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो 1786 के अधिनियम की हमने बात की। इसमें हमने देखा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का दायित्व भी प्रदान कर दिया गया और गवर्नर जनरल को उसकी परिषद से मुक्त कर दिया गया। तो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को नहीं भी मान सकता था। इसके बाद हमने चार्टर्ड एक्ट 1793 की बात की। इसमें केवल एक ही महत्वपूर्ण तथ्य था और वो ये कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाना प्रारंभ हो गया। अब आगे भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ होगा और राष्ट्रवादी इसकी आलोचना निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात हमने जो है इस लेक्चर में की। मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा, तो काफी कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो मिलता हूं इसी लेक्चर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।